नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारी यूपीएससी समाजशास्त्र वैकल्पिक श्रृंखला में हम पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की, फिर पात्रता यानी एंटाइटलमेंट्स और लैंगिक श्रम विभाजन मतलब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इन कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स समाजशास्त्र, खासकर लिंग अध्ययन, जेंडर स्टडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये समझें कि पितृसत्ता या पेट्रियार्की आखिर है क्या। सुनने में तो लगता है पिता का शासन, मतलब घर का मुखिया पिता होगा या कोई और पुरुष सदस्य, शायद इतना ही। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, पिता का शासन। लेकिन समाजशास्त्र में और खास तौर पर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? देखिए, जब नारीवादी विचारक मतलब फेमिनिस्ट्स पितृसत्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक ऐसी पूरी व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं जहां पुरुषों का वर्चस्व, उनका डोमिनेशन समाज के लगभग हर पहलू में, हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। हर क्षेत्र में? जैसे ये डोमिनेशन शारीरिक हो सकता है, महिलाओं के साथ हिंसा, उनके मूवमेंट पर कंट्रोल रखना, कहाँ जा सकती हैं, कब जा सकती हैं। ये राजनीतिक हो सकता है। आप देखिए, फैसले लेने की ताकत मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में होती है। संसद से लेकर गांव की पंचायत तक पुरुषों की संख्या ज्यादा है, उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। और ये मनोवैज्ञानिक भी तो होता होगा, है ना? मतलब कंटिन्यूअसली ये जताना कि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं या उन्हें कुछ खास तरह के रोल्स में ही फिट होना चाहिए। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर आता है वैचारिक स्तर, आइडियोलॉजिकल लेवल। ऐसी सोच, ऐसी मान्यताएं फैलाना जिससे ये लगे कि पुरुषों का शासन तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, जैसे ये हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब ये आइडिया कि आदमी तो आदमी ही होता है या औरत की जगह घर पर है, ये सब इसी आइडियोलॉजी का हिस्सा हुआ। एग्जैक्टली। ये सब पितृसत्तात्मक विचारधारा के ही उदाहरण हैं। तो ये जो सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं हैं, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सामाजिक शक्तियां हैं, ये सब मिलकर पुरुष प्रधान समाजों में महिलाओं को हाशिए पे रखती हैं। उन्हें पावरलेस महसूस कराती हैं, उनके अवसर कम करती हैं। हाँ, ये किसी एक व्यक्ति की सोच या बुरे व्यवहार की बात नहीं है। ये पूरी व्यवस्था का, पूरे स्ट्रक्चर का ताना बाना है। तो चलिए इस ताने बाने को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? क्या ये हमेशा से था? मतलब कब शुरू हुआ ये सब? देखिए, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी मानी जाती हैं। कुछ विचारक इसे बहुत प्राचीन काल तक ले जाते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ते हैं। धार्मिक मान्यताएं जैसे? मिसाल के तौर पर पश्चिमी संदर्भ में बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस का जिक्र अक्सर आता है। हाँ, वो एडम और ईव वाली कहानी। हाँ, वही कहानी है कि ईडन गार्डन में ईव ने वर्जित फल खा लिया और सजा के तौर पर ईश्वर ने कथित तौर पर कहा कि महिलाएं दुख में संतान पैदा करेंगी, उनकी इच्छा हमेशा अपने पति के प्रति होगी और पति उन पर शासन करेगा। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन है। पर क्या ये तर्क देना सही नहीं होगा कि ये धार्मिक ग्रंथ शायद उस समय के पितृसत्तात्मक समाज का रिफ्लेक्शन हो, ना कि उसका कारण? मतलब समाज पहले से वैसा था, ग्रंथों में बस वो लिख दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने, और ज्यादातर समाजशास्त्री और नारीवादी विचारक अब यही मानते हैं। ये ग्रंथ या मिथक पितृसत्ता को वैधता मतलब लेजिटिमेसी देते हैं, उसे सही ठहराते हैं, उसे एक तरह से डिवाइन सैंक्शन देते हैं, लेकिन शायद उसके मूल कारण नहीं है। हाँ, कारण शायद ज्यादा जटिल होंगे। बिल्कुल। कारण समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था, शक्ति के संबंधों से जुड़े हैं। लेकिन ये उदाहरण ये जरूर दिखाता है कि पुरुषों के शासन का विचार कितना पुराना और कितना फैला हुआ रहा है। मतलब आप देखें, लगभग हर ज्ञात समाज में पुरुषों का ही दबदबा रहा है। क्या इसका कोई अपवाद नहीं मिला है? कोई ऐसा समाज जहां महिलाओं का शासन रहा हो, जिसे मातृसत्ता या मैट्रियार्की कहते हैं? देखिए, ज्ञात इतिहास और नृविज्ञान मतलब एंथ्रोपोलॉजी में मेट्रियार्की का कोई साफ और निर्विवाद उदाहरण नहीं मिलता। ऐसा कोई समाज नहीं मिला जहां सत्ता पूरी तरह महिलाओं के हाथ में हो, जैसे पितृसत्ता में पुरुषों के हाथ में होती है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ समाजों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर या काफी बेहतर रही है, या लैंगिक भूमिकाएं बहुत अलग रही हैं, जैसे आपने पहले न्यू गिनी की चैम्बुली जनजाति का जिक्र किया था। हाँ। या भारत में ही देखें तो कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं जहां वंश मां के नाम से चलता है, जैसे केरल में नायर समुदाय या मेघालय में खासी जनजाति। लेकिन मैट्रिलिनियल होने का मतलब मैट्रियार्की नहीं है। जरूरी नहीं।
वंश माँ के नाम से चलने के बावजूद हो सकता है कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता फिर भी पुरुषों के पास ज्यादा हो, जैसे मामा या भाई के पास। तो समानता या अलग भूमिकाओं के उदाहरण तो मिलते हैं, पर पूर्ण मातृसत्ता जहां महिलाएं पुरुषों पर शासन करें, उसका प्रमाण नहीं मिलता। यहीं पर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि पुरुषों का शासन स्वाभाविक है, नेचुरल है या अनिवार्य, इनएविटेबल है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का खेल नहीं है, ये समाज का बनाया हुआ ढांचा है। ये मानव निर्मित है, मैन मेड है। हाँ, नारीवादी सिद्धांतकारों ने कई थ्योरीज डेवलप की हैं ये समझाने के लिए कि पितृसत्ता कैसे बनी, कैसे चलती है। उनका मानना है कि ये पुरुषों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शारीरिक और वैचारिक शक्ति, मतलब फिजिकल एंड आइडियोलॉजिकल फोर्स का नतीजा है। किस लिए? ताकि महिलाओं को समाज में एक दोयम दर्जे पर रखा जा सके, उन्हें सार्वजनिक जीवन से, पावर स्ट्रक्चर से दूर रखा जा सके और उन्हें ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली इनविजिबल बनाया जा सके। ये ऐतिहासिक रूप से अदृश्य वाली बात बहुत सोचने वाली है। आप इतिहास की किताबें देख लीजिए, कितने महिला शासकों, वैज्ञानिकों या कलाकारों का जिक्र मिलता है पुरुषों के मुकाबले? बहुत कम। बिल्कुल। उनकी कहानियां, उनके योगदान अक्सर दर्ज ही नहीं किए गए या फिर पुरुषों के नजरिए से लिखे गए। सही कहा। और ये जो पितृसत्ता कॉन्सेप्ट है, इसी ने नारीवाद को वो मुख्य औजार दिया, वो कोर कॉन्सेप्ट दिया, जिससे वो इस लैंगिक असमानता, सेक्सुअल इनइक्वालिटी और उत्पीड़न ऑपरेशन को पहचान सकें, उसकी व्याख्या कर सकें और फिर उसे बदलने की स्ट्रैटेजी बना सकें। इसने महिलाओं को ये समझने में मदद की कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनकी व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की प्रॉब्लम है। हाँ, और इसे चैलेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसने महिलाओं को पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से स्त्री होने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन क्या सभी नारीवादी विचारक पितृसत्ता को एक ही तरह से देखते हैं, या इसके कारणों और समाधानों पर उनमें मतभेद भी हैं? मतभेद बिल्कुल है। नारीवादी आंदोलन कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं है। इसके भीतर कई धाराएं हैं, कई तरह के विचार हैं। जैसे रैडिकल फेमिनिस्ट्स हैं, वो मानते हैं कि पितृसत्ता का आधार पुरुषों द्वारा महिलाओं के शरीर और उनकी सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल है। उनका मानना है कि इसके लिए समाज में बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है। और फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट्स हैं, जो इसे पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं कि कैसे महिलाओं का अनपेड डोमेस्टिक लेबर, जो घर का काम वो बिना पैसे के करती हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ। फिर लिबरल फेमिनिस्ट्स हैं, जो कानूनी और राजनीतिक सुधारों पर ज्यादा जोर देते हैं। उनका लक्ष्य है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार और अवसर मिलें। शिक्षा, नौकरी, राजनीति, सब में बराबरी। तो मतलब कारण और समाधान पर अलग अलग नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन मूल बात पर सब सहमत हैं कि पितृसत्ता एक मानव निर्मित, एक ऑपरेसिव व्यवस्था है, जिसे खत्म होना चाहिए। ये वैश्विक संदर्भ और सैद्धांतिक चर्चा काफी रोशन करने वाली थी। अब जरा भारत पर आते हैं। भारत को अक्सर एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स कहा जाता है इस मामले में। एक तरफ हम देवियों की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं का भयानक शोषण भी होता है। इसे कैसे समझें? हाँ, ये विरोधाभास बहुत गहरा है और भारत की सामाजिक सच्चाई का एक अहम हिस्सा है। हमारे धर्मग्रंथों को देखें, पौराणिक कथाओं को देखें तो महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। शक्ति का रूप, करुणा का अवतार, ज्ञान की देवी, समृद्धि की दाता। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इनकी पूजा तो हर घर में होती है। उन्हें अन्न प्रदाता, बुराई का नाश करने वाली माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं, सामाजिक व्यवहार देखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। हाँ, मतलब पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन असल जीवन में अधिकार देने में, बराबरी का दर्जा देने में बहुत हिचक है। सदियों से क्या हुआ है, महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखा गया है। उनकी भूमिका को पति, पिता या बेटे की सेवा और घर संभालने तक बांध दिया गया। उनसे उम्मीद की गई कि वे शांत रहें, सहनशील हों, आज्ञाकारी हों और पुरुषों के फैसलों को बिना सवाल किए माने। हाँ, अच्छी औरत का यही पैमाना बना दिया गया। बिल्कुल। अब देखिए, अपवाद हमेशा रहे हैं और आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं ऐसी ही जिंदगी जीती आई हैं। भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, संघर्ष किया है, आगे बढ़ी है। ये बात भी सही है। लेकिन हम यहाँ आम सामाजिक मानसिकता, जो जनरल सोशल माइंडसेट है और जो सामाजिक संरचना है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो मोटे तौर पर महिलाओं के प्रति भेदभाव वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली रही है।
तो भारत की अधिकांश महिलाओं के लिए, खासकर अगर वो ग्रामीण इलाके से हैं या किसी वंचित समुदाय से हैं, तो जन्म से ही जीवन एक सतत संघर्ष, एक लंबी बाधा दौड़, एक हर्डल रेस जैसा रहा है, परिवार के अंदर भी और बाहर भी। सही कहा। ये भेदभाव किन किन रूपों में दिखता है? मुझे लगता है ये बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है, शायद जन्म से भी पहले। हाँ, बिल्कुल। ये लैंगिक असमानताएं, जेंडर डिस्पैरिटीज बड़ी मजबूती से, बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग टेनासिटी के साथ टिकी हुई हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों और पिछड़े समुदायों में। और ये दिखती हैं पोषण में, न्यूट्रिशन में। पोषण में कैसे? अक्सर देखा जाता है कि घर में लड़कों को पहले खाना खिलाया जाता है, उन्हें बेहतर खाना जैसे दूध, घी, फल ज़्यादा मिलता है। लड़कियों को बचा-कुचा मिलता है या कम पौष्टिक आहार। ये सोच रहती है कि लड़की को ज़्यादा ताकत चाहिए, वो बाहर का काम करेगा। और स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ केयर में भी ऐसा ही होता है? हाँ, लड़का बीमार पड़ता है तो माँ बाप ज़्यादा चिंतित होते हैं, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लड़की की बीमारी को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है या घरेलू नुस्खों से काम चलाने की कोशिश की जाती है। जब तक हालत बहुत गंभीर न हो जाए, तब तक शायद डॉक्टर के पास ना ले जाएं। ओह, और शिक्षा, एजुकेशन में तो ये बहुत साफ दिखता है। बिल्कुल। आज भी कई परिवार लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च करने को फिजूल खर्ची मानते हैं। सोचते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही संभालना है, शादी करके दूसरे घर जाना है। या फिर सुरक्षा का बहाना बनाकर जल्दी स्कूल छुड़वा देते हैं, खासकर जब वो थोड़ी बड़ी होने लगती हैं। हाँ, ये भी होता है। फिर शादी की उम्र, एज एट मैरिज में भारी अंतर है। लड़कियों की शादी आज भी लड़कों के मुकाबले काफी कम उम्र में कर दी जाती है। यहाँ तक कि खेलने, कूदने, मनोरंजन, एक्सेस टू रिक्रिएशन तक में लड़कों को ज्यादा आजादी होती है। लड़कियों पर 1000 तरह की पाबंदियां होती हैं। सही। और ये तो बस कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अमर्त्य सेन जैसे समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री ने इन असमानताओं को और भी बारीकी से देखा है और उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। अच्छा, वो क्या है? हाँ, जैसे उन्होंने बात की है मोर्टैलिटी इनइक्वालिटी, मृत्यु दर और समानता। महिलाओं की, खासकर बच्चियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की असामान्य रूप से हाई मोर्टैलिटी रेट, मतलब उनकी मौत की दर पुरुषों से ज्यादा होना, जो बायोलॉजिकली अपेक्षित नहीं है। ये क्यों होता है? कम पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की कमी से? हाँ, ये मुख्य कारण है। फिर है नेटल इनइक्वालिटी, जन्म संबंधी असमानता। ये सबसे भयानक रूप है। लिंग चयनित गर्भपात, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस, मतलब अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके पता लगाना कि गर्भ में लड़की है और फिर उसका गर्भपात करा देना। बेटियों को जन्म लेने से ही रोकना। हाँ, ये दिखाता है कि भेदभाव जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। इसी से मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट जुड़ा है कि भारत जैसे देशों में करोड़ों महिलाएं आबादी से गायब हैं क्योंकि उन्हें पैदा ही नहीं होने दिया गया या बचपन में देखभाल की कमी से उनकी मौत हो गई। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल। फिर है बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, यानी बुनियादी सुविधा असमानता। जैसे स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे टॉयलेट न होना, जिसकी वजह से कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, या पीने के साफ पानी या बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में कमी। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, विशेष अवसर असमानता। उच्च शिक्षा में, खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या फिर अच्छी नौकरियों के अवसरों में लड़कियों को पीछे रखना या उन्हें हतोत्साहित करना। हाँ, ये सोच कि ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है। बिल्कुल। फिर आती है प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, पेशेवर असमानता। कार्यस्थल पर भेदभाव, जैसे समान काम के लिए कम वेतन मिलना, जिसे जेंडर पे गैप कहते हैं, प्रमोशन में रुकावटें आना, जिसे ग्लास सीलिंग भी कहते हैं, एक अदृश्य छत जिसे पार करना महिलाओं के लिए मुश्किल होता है, और यौन उत्पीड़न का सामना करना। ये तो बहुत आम है आजकल। हाँ, और फिर है हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, घरेलू असमानता। घर के अंदर का भेदभाव, घर के कामों और बच्चों या बूढ़ों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी का बोझ महिलाओं पर डाल देना, संपत्ति पर मालिकाना हक न मिलना, घर के जरूरी फैसलों में उनकी राय न पूछी जाना या उसे महत्व न देना। यहीं पे वो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मुद्दा आता है ना, कि ये काम औरत का है, ये काम मर्द का है। बिल्कुल। घर के काम को औरत का काम मान लिया जाता है, चाहे वो बाहर नौकरी भी कर रही हो। इसे डबल बर्डन कहते हैं। और एक और कैटेगरी बताई थी आपने? हाँ, एंटाइटलमेंट इनइक्वालिटी। ये एक तरह से इन सब का निचोड़ है। ये बताता है कि समाज कैसे पुरुषों को कुछ संसाधनों, अवसरों और यहाँ तक कि सम्मान का स्वाभाविक हकदार, एंटाइटल मानता है, जबकि महिलाओं को नहीं। मतलब ये मान लिया जाता है कि बेटे का हक ज्यादा है, खाने पर, पढ़ाई पर, संपत्ति पर। हाँ, ये एक तरह की अनस्पोकन अजम्पशन होती है समाज में। ये पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज में झलकती है। पुरुषों को लगता है कि उनका अधिकार है,
जबकि महिलाओं को वो चीजें दी जाती हैं, अगर दी जाती हैं तो। बाप रे, ये तो सच में बहुत व्यापक है। मतलब इतने सारे स्तरों पर ये असमानता काम कर रही है और इसके पीछे जो मूल संरचना है वो पितृसत्तात्मक ही है। खासकर भारतीय समाज में परिवार का ढांचा। बिल्कुल, भारतीय समाज की संरचना मौलिक रूप से पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय पैट्रिलिनियल है, यानी वंश पिता के नाम से चलता है। परिवार की संपत्ति का वारिस भी अक्सर बेटा ही होता है। बेटी को उसमें बराबर का हक कानूनी तौर पर मिलने के बावजूद व्यवहार में अक्सर नहीं मिलता। पुरुष बच्चे को वैध उत्तराधिकारी, लेजिटिमेट एयर माना जाता है। वही परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, वंश चलाएगा, जीन आगे बढ़ाएगा। ये सोच बहुत गहरी है। हाँ, और ग्रामीण भारत में तो ये और भी ज्यादा स्पष्ट दिखता है, जहाँ अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। वहाँ क्यों? वहाँ बेटे का जन्म मतलब एक और कमाने वाला हाथ मिलना, खेती में मदद करने वाला। इससे परिवार का कार्यबल, वर्कफोर्स बढ़ता है और परिवार को लगता है कि भविष्य में काम का बोझ, वर्कलोड कम होगा। और बुढ़ापे का सहारा भी तो बेटे को ही माना जाता है। सही, बेटा बुढ़ापे की लाठी है, ये कहावत आपने सुनी ही होगी। ये सोच बहुत आम है। इसीलिए माता पिता अक्सर बेटों की परवरिश पर, उनकी शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा टेंशन देते हैं, ज्यादा संसाधन खर्च करते हैं, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में वो उन पर निर्भर रह सकेंगे, रिलाय कर सकेंगे। जी। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट मानते हो इसे? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की सोशल सिक्योरिटी कैलकुलेशन होती है उनके दिमाग में। और इसके ठीक उलट स्थिति है बेटियों की। एक तरफ बेटे के जन्म पर थाली बजाई जाती है, जश्न होता है। दूसरी तरफ बेटी के जन्म पर कई घरों में मायूसी छा जाती है। और इसकी एक बड़ी वजह है दहेज, डाउरी की प्रथा। हाँ, दहेज की व्यापकता। ये कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है, 1961 से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, लेकिन समाज में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और इसके साथ जुड़े हैं दिखावटी शादी समारोह, ऑस्टेंटेशियस मैरिज सेरेमनीज। हाँ, आजकल तो शादियों में इतना खर्चा होता है। बिल्कुल, और ये सब मिलकर लड़की के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए। और अगर परिवार इन सामाजिक मानदंडों का, इन रिजिड सोशल नॉर्म्स का पालन ना करे तो समाज का दबाव होता है। बहुत ज्यादा। उन्हें सामाजिक कलंक, सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे का डर इतना ज्यादा होता है कि लोग अपनी क्षमता से बाहर जाकर भी खर्च करते हैं। और अगर पालन करे तो भारी वित्तीय बोझ, हेवी फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। कई परिवार बेटी की शादी के लिए कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज के जाल में डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है। बेटी का पालन पोषण करना दूसरे के आंगन में पौधे को सींचने जैसा है। मतलब आप सारी मेहनत करो, पानी दो, खाद डालो, लेकिन जब फल लगेंगे तो वो दूसरे के आंगन में गिरेंगे। हाँ, मतलब आप बेटी को पढ़ाओ, लिखाओ, उस पर खर्च करो, लेकिन उसका फल यानी उसका आर्थिक योगदान या बुढ़ापे का सहारा वो उस परिवार को मिलेगा जहां उसकी शादी होगी। ये सोच है। इसका नतीजा क्या होता है फिर लड़कियों के लिए? उनकी अपनी जिंदगी कैसे प्रभावित होती है इस सोच से? नतीजा बहुत दुखद होता है। अक्सर लड़कियों को कम उम्र में ही पढ़ाई छुड़वाकर घरेलू कामों में, डोमेस्टिक चोर्स में लगा दिया जाता है। घर संभालो, खाना बनाओ, सफाई करो। हाँ, और छोटे भाई बहनों की देखभाल करो, उनका ब्रिंगिंग करो, उनका अपना बचपन, उनके खेलने कूदने का समय, उनके सपने, उनकी क्षमताएं, वो सब कहीं दब कर रह जाती हैं। उन्हें घर के कामों के लिए तैयार किया जाता है, बाहर की दुनिया के लिए नहीं। और बाल विवाह, चाइल्डहुड मैरिज, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत हद तक। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में माता पिता सोचते हैं कि लड़की थोड़ी बड़ी हो गई है, अब उसकी सुरक्षा की चिंता है, या फिर जल्दी शादी कर देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और शायद दहेज भी कम देना पड़ेगा अगर कम उम्र में शादी कर दी तो। ये भी एक कारण होता है कई बार। लेकिन इतनी कम उम्र में शादी लड़कियों पर भयानक मानसिक, मेंटल और शारीरिक, फिजिकल बोझ डालती है। वो ना तो शारीरिक रूप से मैच्योर होती हैं, ना भावनात्मक रूप से शादी और उसकी जिम्मेदारियों के लिए तैयार होती हैं। इससे उनका स्वाभाविक विकास, नेचुरल ग्रोथ रुक जाता है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में मां बनने से मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाते हैं। और अगर बच भी जाए तो स्वास्थ्य खराब रहता है, कुपोषण होता है। हाँ, ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य को बनाए रखता है। लड़की खुद कम उम्र में मां बनी, उसके बच्चे कुपोषित हुए, वो लड़की फिर अपनी बेटी की शादी जल्दी कर देगी। ये चक्र चलता रहता है। तो हमने देखा कि पितृसत्ता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरी व्यवस्था है जिसकी जड़ें इतिहास में, संस्कृति में और हमारी सामाजिक संरचनाओं में
बहुत गहरी बैठी हुई हैं। भारत में ये देवी पूजा के विरोधाभास से लेकर जन्म से पहले लिंग चयन, शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव, दहेज और बाल विवाह जैसे अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। बिल्कुल, ये अदृश्य धागों की तरह हमारे समाज को बुनती है और खासकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन को, उनके अवसरों को, उनकी क्षमताओं को गहरे तक प्रभावित करती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों या पिछड़ी सोच की बात नहीं है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक व्यवस्था है जो जाने अनजाने हम सब के व्यवहार और सोच को शेप करती है। हम सब इसी व्यवस्था में पले बढ़े हैं। तो इसमें बदलाव कैसे आएगा? बदलाव लाने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत सोच बदलना काफी नहीं है, हालांकि वो जरूरी है। हमें उन संरचनाओं को चुनौती देनी होगी जो इस असमानता को बनाए रखती हैं, चाहे वो परिवार के अंदर के नियम हो, हमारे कानून हो, मीडिया का चित्रण हो या हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतें और मान्यताएं हों। ये एक सतत और सामूहिक प्रयास की मांग करता है। बिल्कुल, इसमें पुरुषों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी महिलाओं की। ये वाकई एक जटिल और बहुस्तरीय मुद्दा है जिस पर लगातार बातचीत और काम करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम महिला विकास यानी वुमेन डेवलपमेंट और राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट के बीच के संबंध पर चर्चा करेंगे। हाँ, देखेंगे कि कैसे महिलाओं की प्रगति सीधे तौर पर देश की तरक्की से जुड़ी है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सोर्सेस इसे बहुत साफ तौर पे दिखाते हैं। हाँ, ये दोनों चीजें इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना करना भी मुश्किल है। महिलाओं का विकास सिर्फ उनका पर्सनल ग्रोथ नहीं है, ये असल में पूरे देश के विकास का इंजन है, उसकी बुनियाद है, आप कह सकते हैं। सही बात है। सोचिए, आधी आबादी अगर पीछे रह जाए तो देश पूरी रफ्तार से आगे कैसे बढ़ सकता है? नामुमकिन है। सही कहा। तो इसी कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सोर्सेज में कुछ योजनाओं का जिक्र है। हाँ, कई हैं। स्वयं सिद्धा, साधार जैसे नाम सामने आते हैं। ये क्या इनिशिएटिव्स थे और इनका मकसद क्या था? हाँ, कई सारी योजनाएं शुरू की गई। नाम तो बहुत हैं, स्वयं सिद्धा, स्वाधार, स्वशक्ति, STP, वो सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। अच्छा, STP। हाँ, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समाख्या, इंदिरा महिला योजना, महिला समृद्धि योजना, लिस्ट लंबी है। लेकिन इन सब का जो कोर आइडिया है, जो सेंट्रल नोशन है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, मतलब सिर्फ नामों की लिस्ट से आगे बढ़कर इनका असल पर्पस क्या था? महिलाओं को बराबरी के मौके देना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अच्छा। समाज में जो लिंग भेद है, जेंडर बायस, उसे कम करना, उन्हें एम्पावर करना यानी ताकत देना, और सबसे जरूरी उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंट। कोशिश एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की थी, मतलब सिर्फ एक पहलू पर नहीं बल्कि उनके जीवन के हर जरूरी हिस्से जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सबको एक साथ एड्रेस करने की। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया पर सेहत का ध्यान नहीं रखा, या सेहत ठीक कर दी पर कमाने का जरिया नहीं दिया। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये होलिस्टिक अप्रोच वाला पॉइंट काफी अहम लगता है। मतलब जैसे किसी पौधे को बढ़ने के लिए धूप, पानी, मिट्टी सब चाहिए, बिल्कुल वैसे ही महिलाओं के विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता सब जरूरी है। किसी एक चीज की कमी पूरे प्रोसेस को रोक सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और इसी होलिस्टिक अप्रोच में शिक्षा को एक खास दर्जा दिया गया है। सोर्स मटेरियल तो शिक्षा को महिलाओं की मुश्किलों को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने का बेस्ट पेनेशिया यानी रामबाण इलाज कहता है। बेस्ट पेनेशिया, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है? मतलब शिक्षा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ऐसा क्यों? सोर्स इसके क्या कारण बताता है? बिल्कुल, और इसके पीछे बहुत सॉलिड कारण हैं जो हमें अपने आसपास, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखते हैं। सोर्स बताता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसके कई पॉजिटिव रिपल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि क्या-क्या बदलाव आते हैं? पहला और शायद सबसे नोटिसेबल, परिवार के आकार पर असर पड़ता है, फैमिली साइज। डेटा और अनुभव दोनों दिखाते हैं कि शिक्षित महिलाएं अक्सर छोटे परिवार को प्राथमिकता देती हैं। अच्छा। इसके पीछे बेहतर फैमिली प्लानिंग की समझ हो सकती है, या फिर ये सोच के कम बच्चों पर वो ज्यादा ध्यान दे पाएंगी, उन्हें बेहतर परवरिश, बेहतर संसाधन दे पाएंगी। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। शायद वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करती हैं बच्चों के मामले में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, बच्चों पर ध्यान। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य,
उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके कैरेक्टर बिल्डिंग पर कहीं ज्यादा और बेहतर तरीके से ध्यान दे पाती हैं। सोचिए, वो बच्चे के होमवर्क में मदद कर सकती है, स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। हाँ। बच्चों को टीके लगवाने, उनके पोषण का ख्याल रखने में ज्यादा जागरूक होती है। वो बच्चों को दुनियादारी, सही गलत ज्यादा बेहतर ढंग से समझा सकती है। ये तो मैंने खुद अपने सर्कल में देखा है। जिन घरों में माँ पढ़ी लिखी हैं, वहाँ बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक अलग ही माहौल होता है। माँ खुद इंटरेस्ट लेती है, बच्चों को एनकरेज करती है। सही बात है। तीसरा, लेबर मार्केट में भागीदारी। एजुकेशन महिलाओं के लिए नौकरियों और कारोबार के दरवाजे खोलती है। हाँ। शिक्षित महिलाओं की लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ती है। उन्हें अपनी स्किल्स का पता होता है, वो जानती हैं कि वो क्या कर सकती हैं, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा कॉन्फिडेंटली हिस्सा लेती हैं। और इससे सीधे सीधे घर की इनकम भी बढ़ती होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें चौथे पॉइंट पर लाता है, आय और मानव पूंजी, इनकम एंड ह्यूमन कैपिटल। देश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, और इससे भी ज्यादा जरूरी, देश की ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी बेहतर होती है। अच्छा। एक शिक्षित स्किल्ड महिला सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, वो देश के लिए एक एसेट है। वो गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती है। और पांचवा असर, वो शायद सबसे फंडामेंटल है, सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान, सोशल स्टेटस एंड सेल्फ एस्टीम। शिक्षा महिलाओं को जानकारी देती है, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताती है, दुनिया को समझने का नजरिया देती है। हाँ। इससे उनके सोशल स्टेटस में सुधार आता है और उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। वो अपनी बात ज्यादा आत्मविश्वास से रख पाती हैं। घरों में और समाज में डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी बढ़ती है। हाँ। उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी भी एक आवाज है, एक पहचान है। ये सेल्फ एस्टीम वाली बात बहुत पावरफुल है। जब कोई इंसान खुद को केपेबल महसूस करता है, तो उसके लिए कुछ भी हासिल करना पॉसिबल हो जाता है। सही। दब्बू बनकर रहने वाली लड़की और अपनी बात रखने वाली लड़की में जमीन आसमान का फर्क होता है, और इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। शिक्षा असल में उन्हें वो खिड़की देती है जिससे वो ना सिर्फ दुनिया को बल्कि खुद अपनी कैपेबिलिटीज को भी बेहतर देख पाती हैं। लेकिन शिक्षा और तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद तस्वीर हमेशा गुलाबी नहीं होती। सोर्स महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कड़वी सच्चाई पर भी बात करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोर्स इसके कारण क्या बताता है? हाँ, सोर्स इस पर रोशनी डालता है और बताता है कि ये अपराध क्यों होते रहते हैं या क्यों इन्हें एड्रेस करना मुश्किल होता है। कारण कई हैं। पहला, अपराध का पता लगाने और उसे रजिस्टर करने के लिए जो सरकारी मशीनरी है वो अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट। अच्छा, कई बार तो एफआईआर लिखवाना ही एक जंग बन जाता है। दूसरा, जो जांच एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो अक्सर पुअर एंड इल इक्विप्ड होती हैं। उनके पास ना तो पर्याप्त संसाधन होते हैं, न ट्रेनिंग, और ना ही कई बार सेंसिटिविटी। ये बात तो है। तीसरा, कुछ कानूनी प्रावधानों में कमियां हैं, लैकूने इन सर्टेन लीगल प्रोविजंस, लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाया जाता है। और चौथा, और शायद सबसे दुखद, सामुदायिक समर्थन की कमी, लैक ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट। अक्सर समाज पीड़ित को ही ब्लेम करने लगता है या फिर चुप्पी साध लेता है। ये तो एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। मतलब सिस्टम में दिक्कतें हैं, कानून में कमजोरियां हैं, और समाज का रवैया भी कई बार मददगार नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे में न्याय मिलना कितना मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। ये सारे फैक्टर्स मिलकर महिलाओं के लिए एक अनसेफ एनवायरनमेंट बनाते हैं और जस्टिस पाना एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई बन जाता है। तो इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए सोर्स क्या सुझाव देता है? कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं? हाँ, सोर्स दो मुख्य रास्तों की ओर इशारा करता है। पहला, स्वयं सहायता समूहों का गठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। हाँ। ये SHGs महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। वो एक दूसरे को सहारा दे सकती हैं, अपनी समस्याएं शेयर कर सकती हैं, जानकारी बांट सकती हैं, और सबसे जरूरी, मिलकर अपनी आवाज उठा सकती हैं। ये सिर्फ आर्थिक मदद का जरिया नहीं, बल्कि एक इमोशनल और सोशल सेफ्टी नेट भी हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कई जगहों पर महिलाएं कमिटी बनाकर पैसे जमा करती हैं या छोटे मोटे उद्योग चलाती हैं, वैसा ही कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसका स्कोप उससे भी बड़ा हो सकता है। ये ग्रुप्स कानूनी मदद दिलाने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने या घरेलू हिंसा जैसे मामलों में दखल देने में भी भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा। और दूसरा समाधान है जागरूकता, अवेयरनेस। जब महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, रेलेवेंट कानूनों की जानकारी होगी और मदद के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे
पुलिस हेल्पलाइन, महिला आयोग, NGOs के बारे में पता होगा, हाँ, तो वो ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगी और अपने खिलाफ होने वाले अन्याय का मुकाबला कर पाएंगी। जानकारी ही ताकत है वाकई। अगर पता ही ना हो कि मदद कहाँ से मिल सकती है तो इंसान लड़ाई शुरू ही कैसे करेगा? बिल्कुल। ये SHGs और अवेयरनेस दोनों ही जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए जरूरी लगते हैं। हाँ, ये ग्रास रूट लेवल इंटरवेंशंस हैं जो महिलाओं को सीधे तौर पर ताकत देते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सशक्तिकरण की, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इस मामले में एक बड़ा कदम तो उठाया गया था पंचायती राज संस्थानों में। हाँ, PRIs में। हाँ, PRIs में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। बिल्कुल, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, कानूनन अनिवार्य। और इसका असर भी दिखा। जमीनी स्तर पर गांवों और छोटे शहरों में लाखों महिलाएं चुनकर आईं, सरपंच बनी, पार्षद बनी। हाँ, ये तो हुआ। उन्हें राजनीति में आने और स्थानीय स्तर पर फैसले लेने का मौका मिला। कई जगहों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। लेकिन क्या ये काफी है? सोर्स इस पर और क्या कहता है? यहीं पर सोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण गैप की ओर इशारा करता है। कहाँ पर? जहां स्थानीय स्तर पर तो आरक्षण लागू हो गया, वहीं राज्य विधानसभाओं, स्टेट असेंबली और राष्ट्रीय संसद, नेशनल पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए इसी तरह का आरक्षण लाने वाला 81वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, हाँ, वो सोर्स के लिखे जाने तक पास नहीं हो पाया था। ओहो, मतलब जहां देश और राज्यों के लिए बड़ी नीतियां बनती हैं, जहां असल पावर स्ट्रक्चर है, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सही, बिल्कुल। ये बिल इतने सालों से क्यों अटका रहा? सही। सोर्स इसी विसंगति पर जोर देता है। ये कहता है कि जब तक जीवन के हर क्षेत्र में, ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, और खासकर डिसीजन मेकिंग के हर लेवल पर, चाहे वो पंचायत हो, विधानसभा हो या संसद हो, महिलाओं और पुरुषों की बराबर भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम सच्चे लोकतंत्र, ट्रू डेमोक्रेसी, या शासन और विकास में सच्ची जन भागीदारी, ट्रू पीपल पार्टिसिपेशन, का दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल। आधी आबादी को पॉलिसी मेकिंग से बाहर रखकर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सबका शासन है? ये तो बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इफेक्टिव होना चाहिए हर लेवल पर। बिल्कुल। अब सोर्स स्वयंसेवी संगठनों, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGOs के रोल पर भी आता है। अच्छा। ये बताता है कि शहरों और गांवों में बहुत सारे ऐसे संगठन उभरे हैं जो महिलाओं के मुद्दों को उठाते हैं, उन्हें कानूनी सहायता देते हैं, लीगल एड, हाँ, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, हेल्थ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट करते हैं और कई तरह के विकास कार्य, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वुमेन्स मूवमेंट जमीनी स्तर पर काफी फैला है। हाँ, ये NGOs अक्सर वहां पहुंच जाते हैं जहां शायद सरकारी मदद पहुंचने में देर लगती है या उतनी प्रभावी नहीं होती। सही। ये महिलाओं को संगठित करने और उनकी आवाज बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। सही कहा। ये ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन का एक बड़ा जरिया है। लेकिन इसके साथ ही सोर्स नारीवाद, फेमिनिज्म के अंदर उभरे कुछ नए या बदलते रुझानों, न्यूअर ट्रेंड्स का भी जिक्र करता है। अच्छा, जैसे विभिन्नता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, या नारित्व का गुणगान, एक्सटोलिंग फेमिनिटी। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं। हाँ, ये पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस और एक्सटोलिंग फेमिनिटी क्या है? मतलब ये नारीवाद के मूल विचार यानी बराबरी को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, नारीवाद को एक पत्थर की लकीर वाली विचारधारा नहीं है। इसमें भी अलग अलग सोच और धाराएं हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस इस बात पर जोर देती है कि सभी महिलाओं के अनुभव एक जैसे नहीं होते। एक दलित महिला का अनुभव, एक आदिवासी महिला का अनुभव, एक शहरी मध्यवर्गीय महिला का अनुभव, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, उनकी रियलिटी अलग होती है। बिल्कुल, उनकी समस्याएं और प्राथमिकताएं भिन्न हो सकती हैं। तो नारीवाद को इन अंतरों को समझना और एड्रेस करना होगा, ना कि सबको एक ही चश्मे से देखना होगा। ठीक है। वहीं एक्सटॉलिंग फेमिनिटी शायद उन गुणों या भूमिकाओं को ग्लोरीफाई करने की बात करता है जिन्हें पारंपरिक रूप से औरतों वाला माना जाता है, जैसे देखभाल करना, ममता वगैरह। अच्छा, तो पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस तो इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है, जो अच्छी बात लगती है। लेकिन ये एक्सटोलिंग फेमिनिटी वाला आइडिया थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या ये स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स नहीं करता? यहीं पर डिबेट शुरू होती है। बिल्कुल सही सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि ये महिलाओं के खास गुणों को सेलिब्रेट करना है, जबकि आलोचक कहते हैं कि ये उन्हीं पुरानी भूमिकाओं में महिलाओं को बांधने की कोशिश है जिनसे नारीवाद उन्हें आजाद कराना चाहता है। हाँ, ये ट्रेंड्स नारीवाद के मूल सार, एसेंस ऑफ फेमिनिज्म, यानी पितृसत्ता को चुनौती देना और बराबरी हासिल करना को कई बार डाइल्यूट या कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज से जुड़े कुछ मुश्किल सवाल भी सोर्स उठाता है ना?
बहुत प्रोवोकेटिव सवाल। हाँ, सोर्स कुछ बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल खड़े करता है, जिन पर आज भी बहस जारी है। क्या सवाल है वो? पहला सवाल, क्या मॉडलिंग या सौंदर्य प्रतियोगिताओं, ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेना महिलाओं की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उनका फेमिनिस्ट स्पेस में दावा है, या फिर ये उन्हें उसी उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिस्ट कल्चर का शिकार बना रहा है जो उन्हें महज एक यौन वस्तु, सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। बाप रे, ये तो बड़ा फंसाने वाला सवाल है। एक तरफ इंडिविजुअल चॉइस की बात है, दूसरे तरफ सोसाइटल प्रेशर और ऑब्जेक्टिफिकेशन का खतरा। बिल्कुल। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। और दूसरा सवाल भी उतना ही चैलेंजिंग है। क्या इलेक्टेड बॉडीज जैसे संसद, विधानसभा, पुलिस, सेना, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में महिलाओं के लिए 33% या कोई भी कोटा तय कर देना महिला सशक्तिकरण की सच्ची गारंटी है, या ये सिर्फ महिलाओं को उसी पुरानी, शायद शोषणकारी राज्य मशीनरी, एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट मशीनरी में शामिल कर लेना है, असिमिलेशन? अच्छा, बिना उस मशीनरी के पेट्रियार्कल कैरेक्टर को बदले। मतलब क्या सिस्टम में सिर्फ महिलाओं की संख्या बढ़ा देने से सिस्टम अपने आप बदल जाएगा, या फिर महिलाएं भी उसी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बनकर रह जाएंगी जो शायद पहले से ही बायस्ड हैं? एग्जैक्टली। ये तो बहुत गहरा सवाल है। सोर्स इन सवालों के जवाब नहीं देता, बस हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। एग्जैक्टली। सोर्स का मकसद यहाँ जवाब देना नहीं, बल्कि मुद्दे की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना है। ये बताना है कि एम्पावरमेंट का रास्ता सीधा और आसान नहीं है, इसमें कई लेयर्स और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हमें इन सवालों से जूझना होगा। चलिए अब वापस फोकस करते हैं बालिका पर, गर्ल चाइल्ड। शिक्षा की अहमियत तो हमने समझ ली। सोर्स कहता है कि इसके अलावा और क्या करने की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तौर पे? हाँ, सोर्स एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की वकालत करता है। सिर्फ एक चीज पर फोकस करने से बात नहीं बनेगी, इसमें कई चीजें शामिल हैं। क्या क्या? पहला, व्यापक जागरूकता अभियान, मैसिव अवेयरनेस ड्राइव्स। और ये सिर्फ सरकारी विज्ञापनों तक सीमित ना हो। इसमें समुदाय की भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। लोगों की सोच बदलनी होगी। परिवारों को, समाज को ये समझना होगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं बल्कि खुशी की बात है, और उसे पढ़ाना कितना जरूरी है। हाँ, माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। सही बात है। माइंडसेट शिफ्ट सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम है। और क्या? दूसरा, मौद्रिक प्रोत्साहन, मॉनेटरी इंसेंटिव्स। सोर्स बताता है कि कई राज्य सरकारों ने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स शुरू की हैं जहां बेटी के जन्म पर या उसकी पढ़ाई के लिए सरकार आर्थिक मदद देती है। हाँ, सुना है। जैसे उसके नाम पर कुछ पैसा सरकारी बॉन्ड या योजनाओं में निवेश करना, जो उसे एक निश्चित उम्र पर या शादी पढ़ाई के लिए मिले। ठीक है। इससे गरीब परिवारों को बेटियों को पालने पढ़ाने में मदद मिलती है और वो बोझ नहीं समझी जाती। आजकल हम सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स के बारे में सुनते हैं। हाँ। ये उसी दिशा में कदम है। हाँ, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स काफी प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगते हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जो इकोनॉमिक प्रेशर में है। बिल्कुल। और तीसरा, मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन। अच्छा, विश्वविद्यालय स्तर, यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा मुफ्त कर दी है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इससे फाइनेंशियल बैरियर हटता है और लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन के रास्ते खुलते हैं, जो उनके करियर और एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस कैंपेन्स, फाइनेंशियल हेल्प और फ्री एजुकेशन, ये तीनों मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाते हैं बालिका के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए। अफसोस एक और दिलचस्प पहलू पर ध्यान दिलाता है, वो है सरकार के अपने दृष्टिकोण, अप्रोच में समय के साथ आया बदलाव। अच्छा, सरकार की सोच कैसे बदली है इस मुद्दे पर? शुरुआत में भारत सरकार का नजरिया कल्याण का था, वेलफेयर, मतलब महिलाओं को कमजोर, बेचारी मानकर उनकी सहायता करना। फिर धीरे धीरे ये सोच विकास की ओर बदली, डेवलपमेंट, यानी महिलाओं को सिर्फ मदद पाने वाली नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया, डेवलपमेंट प्रोसेस की भागीदार मानना। ठीक है। और फिर ये सोच और आगे बढ़कर सशक्तिकरण तक पहुंची, एम्पावरमेंट, जिसका मतलब है महिलाओं को खुद इतने सक्षम बनाना कि वो अपने फैसले खुद ले सकें, अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर सकें और अपने अधिकार मांग सकें। हाँ। सोर्स 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष, ईयर ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट के रूप में मनाए जाने का भी उल्लेख करता है, जो इसी शिफ्ट को दिखाता है। वेलफेयर से डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से एम्पावरमेंट तक का सफर, ये सुनने में तो काफी पॉजिटिव एवोल्यूशन लगता है। सोच में बदलाव आना बहुत जरूरी है। हाँ।
ये एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। लेकिन सोर्स यहीं पर एक चेतावनी भी देता है। अच्छा, क्या चेतावनी? सिर्फ सोच बदलने या योजनाओं का नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। सोर्स कहता है कि जब तक एक एक्टिव अप्रोच के साथ जोर शोर से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम, मास अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया जाएगा और उसे लागू नहीं किया जाएगा, हाँ, तब तक 21वीं सदी की महिलाएं भी अंधकार में ही जीती रहेंगी। मतलब अच्छी नीतियां बना देना ही काफी नहीं है, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और लोगों की मानसिकता में वास्तविक बदलाव लाना असली चुनौती है। और अंत में सोर्स एक तरह से कॉल टू एक्शन देता है ना। बिल्कुल। ये कहता है कि ये जो लैंगिक असमानता है, जेंडर डिस्पैरिटी, ये एक बीमारी की तरह है और इससे छुटकारा पाने के लिए हम सभी के मिले जुले ठोस प्रयासों की जरूरत है, कंसर्टेड एफर्ट्स। हाँ। ये सिर्फ सरकार या एनजीओज का काम नहीं है, बिल्कुल सही। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमें चुप्पी, साइलेंस, अलगाव, आइसोलेशन और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की जो सदियों पुरानी दीवारें हैं, एज ओल्ड बैरियर्स, हाँ। उन्हें तोड़ने के लिए गंभीर और ईमानदार प्रयास करने होंगे, सीरियस एंड सिंसियर एफर्ट्स। ये दीवारें हमारे घरों में हैं, हमारे दिमागों में हैं, हमारे समाज में हैं, हमारे वर्क प्लेसेस पर हैं, हर जगह हैं, हर जगह। सोर्स एक बहुत पते की बात कहता है। हम सब चाहते तो हैं कि बराबरी हो, हमारे पास इच्छा है, विश तो है। हाँ, लेकिन असल में सफल होने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, विल टू सक्सीड। विश और विल। हाँ, विश और विल में बहुत फर्क है। विल का मतलब है कि हम सच में एक्शन लेने को, मेहनत करने को, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करने को और बदलाव लाने के लिए कमिट करने को तैयार हैं। इच्छा और इच्छा शक्ति का फर्क, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, करने का इरादा और हिम्मत चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब उमा चक्रवर्ती के पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की पर विचारों की थोड़ी और गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिस पर बहुत बात होती है। लेकिन चक्रवर्ती का जो पर्सपेक्टिव है, खासकर भारत के संदर्भ में, वो काफी अलग और गहरा है। सही। उमा चक्रवर्ती का काम, आप कह सकते हैं, भारत में पितृसत्ता को समझने के लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट जैसा है। वो सिर्फ पश्चिम के फेमिनिस्ट विचारों तक सीमित नहीं रहती। वो देखती हैं कि भारत की अपनी जो सामाजिक सच्चाइयां हैं, खासकर के जाति व्यवस्था, उसके साथ पितृसत्ता का रिश्ता क्या है, कैसे जुड़ा है। हाँ, और उनका वो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता यानी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट इसी नजरिए से निकला है ना? एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सर जब हम पश्चिम में फेमिनिस्ट डिस्कोर्स देखते हैं तो जोर ज्यादातर इकोनॉमिक फैक्टर्स पर होता है, जैसे इक्वल पे या वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज, संपत्ति का अधिकार वगैरह। हाँ, ये भारत में भी जरूरी मुद्दे हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन चक्रवर्ती बताती हैं कि यहाँ मामला सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है। यहाँ तो धर्म, रिचुअल्स, किनशिप स्ट्रक्चर्स, कास्ट प्यूरिटी की चिंताएं, ये सब चीजें मिलकर पितृसत्ता का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल बुनती हैं। सही कहा, एक पूरा ताना बाना है। हाँ, और इसी जाल का नतीजा है एंटाइटलमेंट्स का बंटवारा। मतलब किसको समाज में क्या अधिकार मिलेंगे, क्या सुविधाएं, क्या सम्मान मिलेगा, और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कौन से काम मर्दों के माने जाएंगे और कौन से औरतों के। अच्छा। और चक्रवर्ती ये साफ करती हैं कि ये जो एंटाइटलमेंट हैं और ये जो काम का बंटवारा है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये जाति, वर्ग यानी क्लास, समुदाय यानी कम्युनिटी, इलाका यानी रीजन, उम्र, धर्म, इन सब चीजों के बेसिस पर बदलता रहता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब एक सवर्ण अमीर महिला का अनुभव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इस असमानता को छुपाने के लिए, या कहिए कि जस्टिफाई करने के लिए, अक्सर महिलाओं से जुड़े कुछ खास गुणों का महिमा मंडन किया जाता है। अच्छा, जैसे कि उनमें त्याग की भावना बहुत होती है, वो तो परिवार के लिए ही जीती हैं, पतिव्रता होती हैं, बहुत सहनशील होती हैं, विनम्र होती हैं। हाँ, ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। ये सब बातें एक तरह से उस नाइंसाफी पर पर्दा डालती हैं जो एंटाइटलमेंट्स और काम के बंटवारे में मौजूद है। सही बात है। और आज के जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, वो इन्हीं कल्चरल नोशंस पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान तो कम से कम कागज पर ही सही सबको बराबरी का हक देता है। बिल्कुल। अब आते हैं उमा चक्रवर्ती के कोर आर्ग्यूमेंट पर। वो कहती हैं कि पितृसत्ता की जो जड़ें हैं, वो दो मुख्य चीजों से जुड़ी हैं। एक तो निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का उदय, और दूसरा जाति की शुद्धता यानी कास्ट प्यूरिटी बनाए रखने की जरूरत। ओके। इन दो जरूरतों ने मिलकर महिलाओं की सबऑर्डिनेशन की
उनके दमन की नींव रखी। ये थोड़ा और समझना पड़ेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी और कास्ट प्योरिटी का महिलाओं के सबऑर्डिनेशन से सीधा रिश्ता कैसे बना, ये कनेक्शन थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो सवाल ये उठा कि ये संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी कैसे। हाँ, इनहेरिटेंस का सवाल। बिल्कुल। तो ज्यादातर समाजों ने पितृवंशीय व्यवस्था यानी पैट्रिलिनियल सक्सेशन को अपनाया, मतलब संपत्ति पिता से बेटे को मिलेगी। अब ये इंश्योर करने के लिए कि बेटा उसी खानदान का है, यानी लेजिटिमेट एयर है, हाँ, ये जरूरी हो गया कि महिला की सेक्सुअलिटी पर, उसकी यौनिकता पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको सिर्फ वैध मातृत्व यानी लेजिटिमेट मदरहुड तक ही सीमित कर दिया गया, वो भी एक कंट्रोल्ड पारिवारिक ढांचे के अंदर। अच्छा, मतलब वंश चलाने की गारंटी के लिए, ये पक्का करने के लिए कि वारिस अपना ही है, औरत की यौनिकता पर पहरा बिठा दिया गया। बिल्कुल। और इसमें जाति शुद्धता वाला एंगल कैसे फिट होता है, वो कैसे जुड़ा इससे? वो तो इससे और भी गहराई से जुड़ा है, खासकर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, जाति व्यवस्था का आधार ही प्योरिटी और पोल्यूशन की धारणा पर टिका है, शुद्धता और अपवित्रता। हाँ, और ये माना गया कि जाति की शुद्धता बनाए रखने का जिम्मा जो है वो महिलाओं पर है। महिलाओं पर क्यों? क्योंकि अगर महिला गलत जाति या समुदाय के पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उससे न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी जाति की शुद्धता भंग हो जाती है, ऐसा माना गया। अच्छा, इसलिए महिलाओं की मोबिलिटी, उनके सोशल इंटरेक्शंस, वो किससे मिलती हैं, कहाँ जाती हैं, और खासतौर पर उनकी सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण रखना जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्रूशियल हो गया। समझ गई। मतलब जाति को बनाए रखने के लिए औरतों को कंट्रोल करना जरूरी हो गया। तो चक्रवर्ती कहती है कि ये नियंत्रण सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं था, इसके लिए बाकायदा तंत्र यानी मैकेनिज्म्स विकसित किए गए। हाँ, बिल्कुल। तो पहला मैकेनिज्म क्या था? पहला और शायद सबसे बुनियादी मैकेनिज्म है आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन, यानी विचारधारा के जरिए सोच पर कब्जा करना। सोच पर कब्जा, इंटरेस्टिंग। हाँ, पितृसत्ता को सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे एक स्वाभाविक, नैतिक और जरूरी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन महिलाओं ने इसे खुद ही अपना लिया, ये कैसे हुआ? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई अपने ही दमन की विचारधारा को कैसे अपना सकता है भला? देखिए, ये प्रक्रिया बहुत सटल होती है, एकदम से नहीं होती। इसे स्त्री धर्म या पतिव्रता धर्म जैसी धारणाओं के जरिए धीरे धीरे महिलाओं के मन में उतारा गया। अच्छा, समाज के जो आइडियोलॉग्स थे, यानी धर्मगुरु, विचारक, घर के बड़े बुजुर्ग, उन्होंने एक आदर्श महिला, एक आइडियल नोशन ऑफ वुमनहुड का खाका तैयार किया। एक मोल्ड बना दिया। हाँ, बिल्कुल। ये आदर्श महिला कैसी होगी? वो त्यागी होगी, पति की सेवा करेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, घर संभालेगी, हमेशा विनम्र रहेगी, अपनी इच्छाओं को दबाएगी। और फिर महिलाओं से उम्मीद की गई कि वो इसी खाके में फिट हों। इसी को अच्छा और सही माना गया। इसके उदाहरण तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भरे पड़े हैं, है ना? अरे बिल्कुल। जरा सोचिए, बचपन से लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? अच्छी लड़की बनो। हाँ, गुड गर्ल सिंड्रोम। एग्जैक्टली। जोर से मत हंसो, टांगे फैलाकर मत बैठो, लड़कों से ज्यादा दोस्ती मत करो, घर जल्दी वापस आ जाओ। घर की इज्जत का जैसे पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर डाल दिया गया हो। सही बात है। फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, कहानियों में देखिए, अक्सर वही महिला महान दिखाई जाती है जो पति या परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। बिल्कुल। पति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, पत्नी का धर्म है उसका साथ देना। और घर के बड़ों की हर बात, चाहे वो कितनी भी इलॉजिकल क्यों ना हो, बिना सवाल किए मानना सिखाया जाता है। स्टूडेंट लाइफ में भी ये बहुत दिखता है, मैंने खुद देखा है। लड़कियों के हॉस्टल के नियम अक्सर लड़कों के हॉस्टल से ज्यादा सख्त होते हैं। हाँ हाँ, कर्फ्यू टाइमिंग्स, किससे मिल सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कपड़ों पर भी टोका टाकी, इन सब पर ज्यादा पाबंदियां होती हैं। बिल्कुल। ये सब इसी आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन का हिस्सा है कि लड़कियों को सुरक्षा और इज्जत के नाम पर ज्यादा नियंत्रण में रखने की जरूरत है। हाँ, और ये इतना रच बस जाता है कि कई बार महिलाएं खुद ही दूसरी महिलाओं पर ये नियम थोपने लगती हैं। सास का बहू को वही सब सिखाना जो उसने सीखा था। हाँ, या बड़ी बहन का छोटी बहन को टोकना। ये इंटरनलाइजेशन है, जब बाहरी दबाव आपका भीतरी विश्वास बन जाता है। ठीक है। तो पहला कदम हुआ सोच पर नियंत्रण, यानी आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन। इसके बाद दूसरा तरीका क्या अपनाया गया इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए? दूसरा डिवाइस है ब्राह्मणवादी रीति रिवाज और धारणाएं। ये जो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन था ना,
उसको जमीनी हकीकत में बदलने का तरीका था ये। अच्छा, मतलब उसको प्रैक्टिस में लाना। हाँ, इसमें वो सारे कानून, सामाजिक नियम यानी सोशल कोड्स, रीति रिवाज यानी कस्टम्स और धार्मिक कर्मकांड यानी रिचुअल्स शामिल हैं जो ब्राह्मणवादी सोच द्वारा तय किए गए और समाज पर लागू किए गए। तो ये रीति रिवाज उस विचारधारा को प्रैक्टिकल शेप देते थे। मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं था, उसे जीने के तरीके में ढालना जरूरी था। प्रिसाइसली, इन रीति रिवाजों ने उस आइडियोलॉजिकल कंट्रोल को और रीइंफोर्स किया, उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। और कैसे? पवित्रता यानी चैस्टिटी और पत्नी की वफादारी यानी वाइफ फिडेलिटी को महिलाओं का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य बताकर। यहीं पर वो बात आती है जो चक्रवर्ती उजागर करती हैं, महिला की यौन पवित्रता यानी वुमेन्स सेक्सुअल प्योरिटी और जाति की पवित्रता यानी कास्ट प्योरिटी के बीच का गहरा संबंध। ये ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की धुरी है, कोर है। इसका मतलब महिलाओं की सेक्सुअल चॉइसेस को सिर्फ विचारधारा से नहीं, बल्कि कॉन्क्रीट नियमों और रिवाजों से कंट्रोल किया गया। बिल्कुल, महिलाओं की बहुत सावधानी से निगरानी की जाती थी, केयरफुली गार्डेड रखा जाता था उन्हें। उनकी हर गतिविधि, उनके मेलजोल पर नजर रखी जाती थी ताकि उनकी यौनिकता, उनकी सेक्सुअलिटी पूरी तरह से नियंत्रित रहे। खास तौर पे ये इंश्योर किया जाता था कि निचली जाति के पुरुषों की पहुंच उच्च जाति की महिलाओं तक बिल्कुल न हो पाए, क्योंकि यही जाति की शुद्धता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। यहीं पर शायद वो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह वाली बात आती है ना? ये कॉन्सेप्ट अक्सर सुनने में आता है पर कंफ्यूजन रहता है। अनुलोमा मैरिजेस यानी जब उच्च जाति का पुरुष अपने से निचली जाति की महिला से विवाह करता है, इसकी अनुमति तो थी। हालांकि इसे भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, पर फिर भी ये एक्सेप्टेबल था। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था कि वंश पुरुष से चलता है, तो जाति की शुद्धता पर उतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन प्रतिलोम विवाह यानी प्रतिलोमा मैरिजेस यानी जब निचली जाति का पुरुष उच्च जाति की महिला से विवाह करे, ये तो सख्त वर्जित था। इसे जाति व्यवस्था पर सीधा हमला माना जाता था। अच्छा, क्योंकि इससे उच्च जाति के रक्त शुद्धता भ्रष्ट होने का डर था। बिल्कुल, और इसके उदाहरण तो आज भी हमारे समाज में जिंदा हैं, भले ही कानून इंटरकास्ट मैरिज की इजाजत देता हो। हाँ, लेकिन सामाजिक स्वीकृति मिलना आज भी कितना मुश्किल है। बिल्कुल, आज भी देख लीजिए, अपने ही गोत्र यानी गोत्रा में शादी ना करने का नियम कितनी कड़ाई से लागू होता है कई समुदायों में। इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस पर कितना बवाल होता है। परिवारों से बेदखली, सामाजिक बहिष्कार, और कई दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में तो ऑनर किलिंग तक हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये सब उसी मानसिकता का नतीजा है कि महिला की चॉइस से जाति या धर्म की शुद्धता खतरे में पड़ जाएगी। और शादी की रस्मों में भी ये झलकता है। आपने रिचुअल्स की बात की थी। हाँ, कई रस्मों में, जैसे कन्यादान की रस्म को ही लीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ है कन्या का दान। इसमें पिता अपनी बेटी को वर पक्ष को सौंपता है, जैसे वो कोई वस्तु हो। हालांकि समय के साथ इसकी व्याख्याएं बदली हैं, लोग इसे अलग तरह से देखते हैं अब, लेकिन मूल विचार में महिला की एजेंसी कम दिखती है। या पुराने समय में विधवाओं के लिए बनाए गए नियम सोचिए। सती प्रथा तो खत्म हो गई, भगवान का शुक्र है, लेकिन उसके बाद भी विधवाओं का जीवन कितना कठिन बना दिया गया था। उन्हें दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी, उन्हें सादे कपड़े पहनने होते थे, शुभ कामों से दूर रखा जाता था, उनका सामाजिक जीवन लगभग खत्म कर दिया जाता था। आज भी कई जगहों पर विधवाओं के प्रति भेदभाव साफ दिखता है। और वो शुद्धता वाले नियम, खासकर मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो टैबू है, वो भी इसी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान महिलाओं को अपवित्र मानना, उन्हें रसोई या पूजा घर में जाने से रोकना, अचार या पापड़ छूने से मना करना, ये सब इसी सोच का हिस्सा है कि महिला का शरीर और उसकी प्राकृतिक प्रक्रियाएं प्रदूषण फैला सकती हैं। हाँ, ये आज भी बहुत कॉमन है। बिल्कुल, ये नियम भी महिलाओं को नियंत्रित करने और उन्हें कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का महसूस कराने का एक तरीका है। तो विचारधारा हो गई, फिर उसे लागू करने वाले रीति रिवाज हो गए। आपने कहा था 3 मैकेनिज्म्स है, तीसरा क्या है? ये शायद और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगा। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। तीसरा मैकेनिज्म है राज्य प्रायोजित पितृसत्ता, स्टेट स्पॉन्सर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य यानी स्टेट, जिसमें सरकार, कानून, पुलिस, न्याय व्यवस्था सब आ जाते हैं, उसने भी महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण का या तो समर्थन किया या कम से कम उसे चुनौती नहीं दी, उसे चलने दिया। ये थोड़ा चौंकाने वाला है।
आमतौर पर हम मानते हैं कि स्टेट तो न्यूट्रल होता है, कानून सबके लिए बराबर। फिर स्टेट कैसे पितृसत्ता को सपोर्ट कर सकता है? देखिए, चक्रवर्ती का तर्क यह है कि स्टेट के इसी समर्थन की वजह से पितृसत्ता सिर्फ एक सामाजिक विचारधारा या कुछ रीति रिवाजों तक सीमित न रहकर एक ठोस वास्तविकता, एक एक्चुअलिटी, एक स्ट्रक्चरल रियलिटी बन पाई। स्टेट की पावर ने उसे जमीन पर मजबूती से स्थापित कर दिया। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आज तो हमारे कानून महिलाओं को काफी अधिकार देते हैं, कम से कम कहने को तो। हाँ, आज देते हैं, लेकिन ये अधिकार भी बहुत लंबे संघर्षों के बाद मिले हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें या आज भी कानूनों के बनने और लागू होने के तरीके को गौर से देखें, तो स्टेट का रोल साफ दिखता है। जैसे पुराने संपत्ति कानून यानी इनहेरिटेंस लॉस को लीजिए, उनमें बेटियों को बेटों के बराबर हक नहीं था। हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में संशोधन करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक दिया गया, लेकिन उससे पहले सालों तक कानूनी तौर पर यह भेदभाव जारी था। ये स्टेट का ही कानून था। अच्छा, हाँ। और कानून के अमल में लाने के तरीके में, इम्प्लीमेंटेशन में कैसे दिखता है ये? यौन हिंसा यानी सेक्सुअल वायलेंस के मामलों को देखिए। कानून तो सख्त हैं, पर एफआईआर दर्ज कराने से लेकर जांच प्रक्रिया और कोर्ट केस तक कई बार पीड़िता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, विक्टिम ब्लेमिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उसके चरित्र पर सवाल उठाना, उसके कपड़ों पर टिप्पणी करना, वो रात को बाहर क्यों थी, ये सब विक्टिम ब्लेमिंग के ही उदाहरण हैं, जो जाने अनजाने पुलिस या कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। ये दिखाता है कि पितृसत्तात्मक सोच सिस्टम में कितनी गहरी बैठी हुई है। नीतियां बनाते समय भी हो सकता है क्या, पॉलिसी मेकिंग में? बिल्कुल हो सकता है और होता है। जब नीतियां यानी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो अक्सर महिलाओं की खास जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप सोचिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिजाइन करते समय क्या महिलाओं की सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है? शायद नहीं। क्या वर्किंग मदर्स के लिए अफोर्डेबल और रिलायबल चाइल्ड केयर की व्यवस्था है? क्या शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग में महिलाओं की मोबिलिटी और सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाती है? अक्सर इन सवालों का जवाब नहीं में ही होता है। हाँ, तो ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस भी जेंडर ब्लाइंड या कहिए मेल सेंट्रिक हो सकता है। ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड पैट्रियार्की के अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत असरदार रूप हैं। इसी सिलसिले में चक्रवर्ती एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती हैं, बेनेवलेंट पैटर्नलिज्म। ये सुनने में बड़ा विरोधाभासी लगता है। बेनेवलेंट मतलब दयालु और पैटर्नलिज्म मतलब पिता की तरह संरक्षण देना या नियंत्रण रखना। दयालु नियंत्रण, ये क्या मतलब हुआ? हाँ, ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है और ये पितृसत्ता के काम करने के तरीके को समझने में बहुत मदद करता है। बेनेवलेंट पैटर्नलिज्म का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उन महिलाओं को जो आज्ञाकारी हैं, ओबीडियंट हैं, जो पितृसत्ता के बनाए नियमों को चुपचाप मान लेती हैं, हाँ? उन्हें बदले में कुछ अधिकार, कुछ खास सुविधाएं यानी प्रिविलेजेस और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी दी जाती है। अच्छा, मतलब अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो आपको इनाम मिलेगा, अच्छी औरत बनने का फायदा। बिल्कुल, और यही इनाम या संरक्षण का दिखावा इतना प्रभावी होता है कि ये अधीनता को, सबऑर्डिनेशन को लगभग अदृश्य, इनविजिबल बना देता है। ओह अच्छा। महिलाओं को लगने लगता है कि ये व्यवस्था उनके भले के लिए ही है, कि यही नॉर्मल है। उन्हें लगता है कि जो पुरुष उन पर नियंत्रण रख रहा है, चाहे वो पिता हो, पति हो या भाई हो, वो उनकी केयर कर रहा है, उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। हाँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। एग्जैक्टली। और इस तरह महिलाएं खुद इस व्यवस्था को बनाए रखने में भागीदार यानी कंप्लिसिट बन जाती हैं, अक्सर बिना ये समझे कि वो अपनी ही आजादी की कीमत चुका रही हैं। इसके उदाहरण तो शायद हर घर में मिल जाएंगे। वो घर की रानी बनाकर रखने वाली बात, ये तो बहुत सुना है। बिल्कुल, तुम तो हमारे घर की रानी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन अक्सर इसका मतलब होता है कि आप घर में आराम से रहो, लेकिन बाहर की दुनिया के फैसले, पैसे के मामले या अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेने का हक आपको नहीं है। या फिर वो क्लासिक लाइन, तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की, हम कमा तो रहे हैं। ये सुनने में चिंता जैसा लगता है, पर असल में ये आर्थिक निर्भरता यानी इकोनॉमिक डिपेंडेंस बनाए रखने और महिला को घर की चार दीवारी तक सीमित रखने का तरीका हो सकता है। और सुरक्षा के नाम पर लगाई जाने वाली पाबंदियां, वो तो बहुत ही आम है। वो तो सबसे आम उदाहरण है। शाम ढलने के बाद अकेले बाहर मत जाओ, जमाना खराब है, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे या तुम्हें छेड़ेंगे, इस दोस्त से मत मिलो, वो लड़का ठीक नहीं है। हाँ, ये सब
तुम्हारी भलाई और तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर किया जाता है, लेकिन असल में ये महिला की ऑटोनॉमी पर, उसकी पसंद पर और उसकी आज़ादी पर सीधा हमला होता है। बिल्कुल। नियंत्रण को देखभाल यानी केयर के लिबास में पेश किया जाता है। सही कह रहे हैं। और जब महिला इसका विरोध करती है तो उसे नासमझ या जिद्दी करार दिया जाता है। फैमिली ड्रामाज और फिल्मों में ऐसे केयरिंग बट कंट्रोलिंग मेल कैरेक्टर्स की तो भरमार है। बिल्कुल। तो ये बेनेवोलेंट पैटर्नलिज्म एक तरह से आप कह सकते हैं मीठा जहर है। हाँ, कह सकते हैं, जो गुलामी को भी आरामदायक बना देता है शायद। बिल्कुल। ये पितृसत्ता को ज्यादा स्वीकार्य यानी एक्सेप्टेबल और टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बनाता है, क्योंकि ये सीधे टकराव से बचता है। ये सहमति यानी कंसेंट के जरिए नियंत्रण स्थापित करता है, जबरदस्ती के बजाय। तो ये सारी बातें, विचारधारा, रीति रिवाज, कानून, बेनेवोलेंट पैटर्नलिज्म, ये सब मिलके दिखाती हैं कि जेंडर रिलेशन सिर्फ दो लोगों के बीच का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़े ढांचे का हिस्सा है। बिल्कुल सही। चक्रवर्ती इसी पर जोर देती हैं कि जेंडर रिलेशंस हवा में नहीं तैरते, वो एक बड़े स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के भीतर संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और ये ढांचा कई सारी संस्थाओं और संरचनाओं से मिलकर बनता है। इस फ्रेमवर्क में क्या क्या शामिल है? कौन सी चीजें मिलकर इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाती हैं? इसमें बहुत कुछ शामिल है। चक्रवर्ती बताती हैं कि ये ढांचा बनता है परिवार यानी फैमिली से, जो सबसे पहली पाठशाला होती है जेंडर रोल सीखने की। हाँ, बिल्कुल। धर्म यानी रिलीजन से, जो अक्सर पितृसत्तात्मक नियमों और मान्यताओं को दैवीय स्वीकृति देता है। वर्ग यानी क्लास से, आर्थिक स्थिति महिलाओं के अनुभव और उनके पास मौजूद विकल्पों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। सही। जाति यानी कास्ट से, जैसा हमने अभी इतनी देर बात की, भारत में जाति और पितृसत्ता का बहुत गहरा गठजोड़ है। हाँ। समुदाय यानी कम्युनिटी से, हर समुदाय के अपने नियम और दबाव होते हैं। राइट। जनजाति यानी ट्राइब से, उनके अपने विशिष्ट सामाजिक ढांचे होते हैं जिनमें पितृसत्ता के अलग रूप हो सकते हैं। ओके। और बेशक राज्य यानी स्टेट से, जिसकी भूमिका हमने अभी डिस्कस की। ये सभी इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये सब मिलकर पितृसत्ता को बनाए रखते हैं, उसे अलग अलग रूप देते हैं और उसे लगातार रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पितृसत्ता का अनुभव हर महिला के लिए एक जैसा नहीं होता। ये उसकी जाति, वर्ग, धर्म, वो कहाँ रहती है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है, जिसे आजकल इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। ये वही बात हुई ना? बिल्कुल, यही इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसे समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। पितृसत्ता कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं है कि सबके लिए एक जैसी हो। हाँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक दिल्ली में रहने वाली उच्च जाति की कॉर्पोरेट जॉब करने वाली महिला है। उसका पितृसत्ता का अनुभव बिहार के किसी दूरदराज के गांव में रहने वाली दलित खेती और मजदूर महिला के अनुभव से बहुत ही अलग होगा। हाँ, बिल्कुल अलग होगा। दोनों पितृसत्ता का सामना कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके सामने आने वाली चुनौतियां एकदम अलग होंगी। पहली महिला शायद ऑफिस में ग्लास सीलिंग या वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या से जूझ रही हो, जबकि दूसरी महिला को शायद जातिगत हिंसा, भूमिहीनता और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच न होने जैसी कहीं ज्यादा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। हाँ, उसके लिए लड़ाई बिल्कुल अलग स्तर पर है। बिल्कुल। दलित महिला को पितृसत्ता के साथ साथ जातिगत दमन का दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। इसी तरह एक मुस्लिम महिला का अनुभव एक हिंदू महिला से अलग हो सकता है, खासकर अगर समाज में सांप्रदायिक तनाव का माहौल हो। तो ये समझना जरूरी है कि पितृसत्ता इन दूसरे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के साथ मिलकर काम करती है, उनके साथ इंटरसेक्ट करती है। ये वाकई एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। उमा चक्रवर्ती का विश्लेषण पितृसत्ता की जड़ों को और उसके काम करने के तरीकों को बहुत साफ तरीके से सामने लाता है। कैसे विचारधारा, रीति रिवाज और राज्य का गठजोड़ इसे मजबूत करता है। हाँ। और कैसे बेनेवोलेंट पैटर्नलिज्म जैसी चालाक रणनीतियां इसे जिंदा रखती हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत पुरुषों की सोच या व्यवहार का मामला नहीं है, बल्कि ये एक गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा यानी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और सोचने वाली बात यह है कि आज जब हम इतनी बराबरी की बात करते हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, तब भी पितृसत्ता के ये पुराने रूप नए लिबास में कैसे जिंदा हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम अनजाने में आज भी बेनेवोलेंट पैटर्नलिज्म को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो दफ्तर में मिलने वाले प्रोटेक्शन के नाम पर हो या सोशल मीडिया पर महिलाओं को क्या पहनना चाहिए या कैसे रहना चाहिए वाली सलाहों में? ये सवाल हमें लगातार खुद से पूछते रहना होगा। बिल्कुल सही।
ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि पितृसत्ता, एंटाइटलमेंट्स और यौन श्रम विभाजन पर हमारी आज की ये गहराई से की गई चर्चा श्रोताओं को पसंद आई होगी। हाँ, और यूपीएससी विषयों पर ऐसी और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।